यस बच्चे लोग, आज हम लोग टीवाई बीकॉम का या टीवाई बीएफएम ले लो या जो भी थर्ड ईयर का जीएसटी है वो हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओवरऑल मेरा कोशिश रहेगा कि सारा यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कवर करूँ, इसको एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आराम से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं कोशिश करूंगा मेरे साइड से कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सारे कवर कर दूं। स्पेशली मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। क्लियर? तो पहले जीएसटी का ओवरव्यू समझ लेते, जीएसटी है क्या, जीएसटी बना कैसे। तो बच्चों जीएसटी जो है इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो इंडिया में 1 जुलाई 2017 में आया था। क्लियर? इंडिया कोई फर्स्ट कंट्री नहीं कि उसने जुलाई जीएसटी लाया था। जो फर्स्ट कंट्री ऑफ फ्रांस थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीएसटी वर्ल्ड में लाया था। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने जीएसटी फर्स्ट टाइम लाया था, तो फ्रांस एक कंट्री की जिसने जीएसटी लाया था। इंडिया जो जीएसटी का मॉडल यूज कर रही बच्चे लोग, ये कैनेडियन मॉडल यूज कर रही। कैनेडियन मॉडल बोले तो कि जो कनाडा में सिस्टम यूज हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, जो कनाडा में सिस्टम यूज हो रहा है वो इंडिया के अंदर यूज हो रहा है। तो इंडिया में जो यूज हो रहा है कैनेडियन मॉडल यूज हो रहा है। कैनेडियन मॉडल बोले तो ड्यूल जीएसटी मॉडल। अब ड्यूल जीएसटी मॉडल होता क्या है? तो ड्यूल जीएसटी मॉडल मतलब जब इंडिया में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो ट्रांजेक्शन को पहली बात तो दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा। एक तो ट्रांजेक्शन को हम लोग इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में डिवाइड करेंगे, एक तो ट्रांजेक्शन को हम लोग इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन में डिवाइड करेंगे। अभी इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन होता क्या? तो इंटरस्टेट और इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जब दो स्टेट के बीच में होता है, मतलब आउटसाइड द स्टेट के बीच में होगा, आउटसाइड स्टेट में होगा या आउटसाइड यूनियन टेरिटरी में होगा, उसको बोला जाएगा इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। एग्जांपल कि अगर मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूं और महाराष्ट्र से मैं गुजरात में डील कर रहा हूं या राजस्थान में डील कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र में हूं और मैं बिजनेस कर रहा हूं दीव दमन के साथ में, मतलब दो अलग अलग स्टेट या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी आ रहा है, उस केस में उसको बोला जाएगा इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। या दीव दमन से आप पौंडीचेरी में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो दीव दमन भी एक यूनियन टेरिटरी और पौंडीचेरी भी अलग एक यूनियन टेरिटरी, बट दो अलग अलग टेरिटरी यहाँ पे आए, तो उस केस में उसको इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। इसमें अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप महाराष्ट्र के कोई सेल्स के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसको भी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। मतलब विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है बट आप सेल्स के साथ में ट्रांजेक्शन, सेल्स बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आप कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भी उसको इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। और इस इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन के टाइम पे जो भी जीएसटी लगता है उसको बोला जाएगा आईजीएसटी। मतलब टोटल रेट ऑफ जीएसटी अगर 18% रहेगा तो पूरा का पूरा आईजीएसटी चार्ज होने वाला है। जो सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है उसको बोला जाएगा इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। जब आप ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट या विद इन द यूनियन टेरिटरी कर रहे हो, जहां पे सिंगल स्टेट या सिंगल यूनियन टेरिटरी आने वाला है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि मैं ट्रांजेक्शन महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के बीच में कर रहा हूं, मेरे ट्रांजेक्शन गुजरात से गुजरात के बीच में कर रहा हूं, मैं ट्रांजेक्शन दीव दमन से दीव दमन के बीच में कर रहा हूं। अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन में कर रहा हूं तो उस केस में जो जीएसटी चार्ज होने वाला है वो जीएसटी चार्ज होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मतलब टोटल रेट ऑफ जीएसटी अगर 18% रहेगा तो 9% सीजीएसटी चार्ज होगा, 9% एसजीएसटी। दिस इज फॉर स्टेट। बट अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहां पे सीजीएसटी कॉमन रहेगा, तो वहां पे चार्ज होगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। क्लियर? मतलब 9% सीजीएसटी रहेगा तो 9% क्या रहेगा, यूटीजीएसटी रहेगा। दैट इज ड्यूल जीएसटी मॉडल। तो अगर आपको कोई शॉर्ट नोट में पूछे कि ड्यूल जीएसटी मॉडल क्या है तो वहां पे इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर सेक्शन वाइज हम लोग को जाना है तो दिस इज सेक्शन 7 एंड दिस इज सेक्शन 8। तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में इसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी है। तो जीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अगर इसको थोड़ा हम लोग आगे लेके जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जीएसटी में सप्लाई नाम का कंसीडर होता है बच्चे लोग। सप्लाई मतलब क्या? इन शॉर्ट सप्लायर से रिसिपिएंट के पास गुड्स या सर्विस पहुंचाना। सप्लाई मतलब क्या? तो रिसिपिएंट से सप्लायर से मतलब सेलर से रिसिपिएंट मतलब बाहर तक गुड्स पहुंचाना या सर्विस पहुंचाना।
बट सप्लाई को सप्लाई कब माना जाएगा, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि सिंपल आप लोग सेल कर रहे हो, आप लाइसेंस ट्रांसफर कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो, स्क्रैप में बेच रहे हो, इस सारे कंसेप्ट को बोला जाएगा सप्लाई। उसके साथ साथ कुछ कुछ केस में आप बिना कंसिडरेशन के सप्लाई कर रहे हो, बिना कंसिडरेशन मतलब सामने वाले से कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो, ले रहे हो, बट आप सप्लाई कर रहे हो मतलब उसको कुछ दे रहे हो, तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। तो बिना कंसिडरेशन में अगर आप किसी को दे रहे हो कुछ गुड्स, तो सप्लाई कब माना जाएगा? नंबर 1, अगर आप ट्रांजेक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में कर रहे हो, अगर आप असेट डिस्पोज कर रहे हो, किसी पर्सन को आप असेट दे रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस असेट का आप लोगों ने आईटीसी क्लेम किया रहेगा, तो उस केस में उस केस में उसको सप्लाई माना जाएगा। अगर आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, हेड ऑफिस से दूसरे ब्रांच में, तो भी सप्लाई माना जाएगा। या प्रिंसिपल से एजेंट के नाम पे ट्रांसफर हो रहे गुड्स, तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। तो सप्लाई इन शॉर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स जाना, उसको बोला जाएगा सप्लाई। क्लियर? उसको क्या बोला जाएगा? सप्लाई। बच्चे लोग मैंने यहाँ पे बताया, बट एक चीज यहाँ पे छूट गई, वो मतलब जीएसटी का अगर मुझे किसी ने पूछा कि फीचर्स क्या है, या इनडायरेक्ट टैक्स के मुझे किसी ने पूछा फीचर्स क्या है, तो आप लोगों को ये चीज मतलब स्पेशली जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी के अगर मुझे कुछ फीचर्स बताने, तो उसके पहले एक एग्जांपल समझना जरूरी है। तो एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग, क्या एग्जांपल देख लीजिए। तो फीचर्स ऑफ जीएसटी, नंबर 1, सॉरी एग्जांपल लिख लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है और कस्टमर है। मैन्युफैक्चरर को एक गुड्स 80 रुपए में पड़ रहा है, वो बोल रहा है मैं इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ूंगा, और 20 रुपीज ऑफ प्रॉफिट जोड़ रहा है, तो उसने 100 रुपीज इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइनल कर दिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब एक्चुअली सामने वाले को कितने में गुड्स ट्रांसफर करने के लिए रेडी, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर चार्ज होता है जीएसटी। इसके ऊपर 12% जीएसटी चार्ज करने वाला, तो 100 के ऊपर 12% कितना आया? 12 रुपीज। तो एक्चुअल जो इनवॉइस बना उसका, वो 112 का बना। बट जब होलसेलर के पास गुड्स जा रहा है, तो होलसेलर भी एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, वो बिना जीएसटी के अपने यहाँ पे गुड्स को रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज आईटीसी क्लेम करने वाला। ओके, आईटीसी क्लेम करना मतलब क्या, वो बाद में हम लोग देखने वाले अच्छे से। ये बोला मुझे भी 20 रुपीज प्रॉफिट कमाना है, तो उसने 120 में गुड्स बेचे, उसको भी उसके ऊपर 12% जीएसटी चार्ज करना है, तो 14.4 रुपीज आया, 12% जीएसटी चार्ज किया तो वैल्यू हो गया 134.4 रुपीज। अब रिटेलर भी जीएसटी पे रजिस्टर्ड है, वो अपने यहाँ पे गुड्स की एंट्री कर रहा है 120 में, क्योंकि ये भी आईटीसी क्लेम करने वाला है। अभी इसने प्रॉफिट जोड़ा 30 रुपीज, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया 150। अभी इसने 12% जीएसटी चार्ज किया, 150 के ऊपर 12% चार्ज करूंगा तो 18 रुपए आने वाला है, मतलब ये गुड्स का सेलिंग प्राइस हो गया 168, और कस्टमर को गुड्स मिला है 168 में, और फाइनल कस्टमर नॉर्मली जीएसटी में रजिस्टर होता नहीं। देखो अभी क्या हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है कि जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होते जा रहा है। अच्छे से देखना, एक्चुअली पूरा का पूरा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए किसको आ रहा है? कस्टमर। मतलब जो फाइनल 168 पे करने वाला कौन है? कस्टमर। आराम आराम से जीएसटी चार्ज होने की वजह से जो फाइनल बर्डन आया किसके ऊपर आया? कस्टमर के ऊपर। अगर मुझे पहला फीचर लिखना है तो मैं बोलूंगा बर्डन ऑन कस्टमर। इसकी वजह से कस्टमर के ऊपर क्या आया? बर्डन आया। अब प्रैक्टिकली हो रहा क्या, कस्टमर से पूरा का पूरा अमाउंट वसूलने का काम हो रहा है, बट कस्टमर खुद गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए जा रहा नहीं। रिटेलर क्या करेगा? कस्टमर से पैसा वसूलेगा और खुद के नाम से जीएसटी पे करेगा। होलसेलर क्या करेगा? रिटेल से पैसा वसूलेगा और खुद अपने नाम से जीएसटी पे करने वाला है। मतलब वसूला किसी और से जा रहा है और नाम किसी और का आ रहा है गवर्नमेंट के पास, इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इधर क्लियर है? पक्का? इस जीएसटी में कभी भी डबल टैक्सेशन होता नहीं है, इसलिए नो कैस्केडिंग इफेक्ट, इसमें कोई कैस्केडिंग इफेक्ट होता नहीं है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता नहीं है। ओके, टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है, तो नो कैस्केडिंग इफेक्ट, यहाँ पे कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है बच्चे लोग, यहाँ पे एक क्रेडिट चेन डेवलप होता है। क्रेडिट चेन डेवलप हो रहा है, कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते, कैसे करेंगे वो देखो। अभी रिटेलर के पास में गवर्नमेंट गई और बोला जीएसटी निकाल। ओके, रिटेलर के पास में गवर्नमेंट गया और गवर्नमेंट क्या बोली? जीएसटी निकाल। तो रिटेलर बोला मैंने कस्टमर से 18 रुपए जीएसटी लिया है, बरोबर,
बट यही गुड्स मैंने होलसेलर से परचेस की थी, तो होलसेलर को टोटल 134.4 रुपीज दिया हुआ है। तो होलसेलर ने जब मेरे से 134.4 लिया तो उसके अंदर ऑलरेडी 14.4 रुपीज जीएसटी इंक्लूडेड है, तो तेरे को मैं 14.4 रुपीज तो देने वाला नहीं हूं। 18 रुपया मैंने कस्टमर से लिया, मैं मान रहा हूं, बट ये गुड्स मैंने खरीदे किससे? होलसेलर से, और होलसेलर को ऑलरेडी मैंने 14.4 दिया हुआ है, तो तेरे को तो भाई मैं 3.6 ही दूंगा। तो रिटेलर ने गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पे किया? 3.6। यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो सेल टैक्स है, मतलब रिटेलर ने कस्टमर को गुड्स बेचा तो 18 रुपया सेल टैक्स लगा, बराबर, और ये गुड्स इसने होलसेलर से परचेस किया तो 14.4 रुपीज का क्या लगा? परचेस का टैक्स लगा। तो इन शॉर्ट नेट जीएसटी जब पे किया तो सेल्स के टैक्स में से उसने परचेस का टैक्स का क्या माइनस किया, इसी सेल्स के टैक्स को बोला जाएगा आउटपुट टैक्स, और परचेस के टैक्स को बोला जाएगा इनपुट टैक्स। अब गवर्नमेंट होलसेलर के पास है, होलसेलर को बोली तूने रिटेलर से 14.4 रुपीज लिया हुआ है, तो होलसेलर ने भी सेम लाइन फिर से बोला कि मैंने मैन्युफैक्चरर से जब गुड्स परचेस किए तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को मैंने कितने दिए थे? 12 रुपीज दिए थे, तो तेरे को मैं 12 रुपीज कम करके दूंगा, तेरे को तो मैं 2.4 रुपीज ही देने वाला हूं। और फाइनली मैन्युफैक्चरर के पास आए तो मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी होलसेलर से 12 रुपया लिया था, उसके पीछे कोई नहीं था, तो यहाँ भी इसको पूरा 12 रुपया जीएसटी पे करना पड़ा। अब अगर मैं 12 रुपीज 2.4 और 3.6 का टोटल करूंगा तो इन सब का टोटल कितना हो रहा है? 18 रुपया, विच इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ द जीएसटी। मतलब जो एक्स्ट्रा जीएसटी है उसका टोटल वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए। इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा नहीं है, दैट इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट। और हर एक क्या कर रहा है? पिछले वाले जो टैक्स का बेनिफिट लेने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? क्रेडिट चेन जनरेट हो रहा है, और हर एक जन क्या कर रहा है? परचेस वाले टैक्स का बेनिफिट लेने का काम कर रहा है, इसलिए उसको आईटीसी बोला जाएगा। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मतलब होता है परचेस, टैक्स मतलब होता है टैक्स, और क्रेडिट मतलब बेनिफिट लेना। इधर क्लियर है? लास्ट वाला अगर मैं मुझे फीचर लिखना है तो मैं बोलूंगा जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्सेस है। क्यों वैल्यू एडेड टैक्सेस बोल रहा हूं? देखो, मैन्युफैक्चरर ने 100 वाले गुड्स बेचे, 100 वाले गुड्स मैन्युफैक्चरर के पास से, होलसेलर ने वो गुड्स बेचे कितने में? 120 में। तो मैन्युफैक्चरर ने 100 के ऊपर 12% जीएसटी चार्ज किया, कितना आया? 12 रुपए, बरोबर। होलसेल ने कितना एक्स्ट्रा कमाया? 20 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, 100 वाली चीज 120 में बेची, मतलब एक्स्ट्रा कितना आ गया? 20 रुपया। तो 20 के ऊपर 12% निकाल के देखो, 2.4 आया, जो इसके साथ मैच हो रहा है। अब होलसेल ने जो 120 वाली चीज ली थी वो रिटेलर ने बेची कितनी? 150 में, मतलब एक्स्ट्रा कितना वैल्यू आया? 30 रुपया। तो 30 के ऊपर 12% चार्ज करके देखो, 3.6 आया। तो हमेशा जो आपका नेट जीएसटी है वो जितना वैल्यू एडेड टैक्स है उसके साथ मैच होना चाहिए, नहीं तो समझने का कुछ गड़बड़ है। इधर क्लियर है? तो फीचर ऑफ जीएसटी की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे 6 फीचर है टोटल। जीएसटी की वजह से कस्टमर के ऊपर बर्डन आता है। सेकेंडली एक इनडायरेक्ट टैक्स है, पे करने वाला कोई एक्चुअल रहता है बट गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के सामने किसी और का नाम जाता है। इसमें कोई कैस्केडिंग इफेक्ट होता नहीं है, मतलब सारे के सारे नेट टैक्सेशन होते हैं, डबल टैक्सेशन यहाँ पे होता नहीं है। क्रेडिट चेन डेवलप होता है यहाँ पे, आईटीसी कस्टमर क्लेम कर सकता है, ओके। और उसके बाद में आप रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकता है, और जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्सेस है। ऐसे 6 फीचर है। 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आया फीचर ऑफ जीएसटी, तो ये 5 पॉइंट आप 6 पॉइंट लिख सकते हो, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने का आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। डन। तो ये जीएसटी का फीचर हो गया। अगर जीएसटी का थ्योरी मुझे लेना तो जीएसटी का थ्योरी बहुत बड़ा है, और प्रैक्टिकली अभी वो लेना पॉसिबल नहीं, बट बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा जीएसटी का थ्योरी भी पढ़ाऊं। अभी बच्चे लोग हम लोग डायरेक्टली जब जंप कर रहे हैं उसके ऊपर, जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम लोग सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ने वाले। टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोगों को गुड्स रिलेटेड कुछ कंडीशंस आने वाले, और कुछ सर्विस रिलेटेड पढ़ना है। कुछ गुड्स रिलेटेड पढ़ना है, कुछ सर्विस रिलेटेड पढ़ना है। अभी गुड्स रिलेटेड पढ़ना क्या है? तो गुड्स में हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन पढ़ने वाले कि जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, ओके, या हम लोग गुड्स सामने वाले के पास पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, क्लियर। तो गुड्स के अंदर भी अलग अलग केस होते हैं, जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं वो हम लोग वो कंसेप्ट पढ़ने वाले कि जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, या नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, कुछ भी पकड़ो, कि सिंपल केस है, सिंपल, कि गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना है, या गुड कस्टमर आके खुद गुड्स लेके जा रहे हैं। तो इस केस में हम लोग दो चीजें में कंपैरिजन करना पड़ता है। टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है? तो टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली
हम लोग को बताएगा कि सप्लाई कब मानना है, अप्रैल मंथ में मानना है, मई मंथ में मानना है, जून मंथ में मानना है, कब मानना है। कभी कभी क्या होता है, एक ही सेम ट्रांजेक्शन का इनवॉइस कोई अलग मंथ में बन रहा है, पेमेंट कोई अलग मंथ में बन रहा है, और गुड्स डिलीवर किए कोई अलग मंथ में। एग्जांपल कि मैं गुड्स डेट ऑफ रिमूवल, मेरे यहां से गुड्स गए मार्च मंथ में, सामने वाले का पेमेंट आया अप्रैल मंथ में, और मैंने उसका इनवॉइस बना के दिया फरवरी मंथ में। अभी 3 अलग अलग मंथ आया। टाइम ऑफ सप्लाई एक्चुअली मानना क्या है, कंफ्यूजन वाला बात है। तो गुड्स के केस में जब मूवमेंट ऑफ गुड्स, और आपको कुछ बोला नहीं, सिंपल केस बोला रहेगा, तो 2 चीजों में कंपैरिजन करना है। कितनी चीजों में कंपैरिजन है? 2, आर एंड आई। कितनी चीजों में कंपेयर करोगे? 2 चीजों में, आर एंड आई। तो यहां पे आर मतलब रहेगा डेट ऑफ रिमूवल, या गुड्स आप लोगों ने अवेलेबल कब किया है, सामने वाले के लिए गुड्स आप लोगों ने अवेलेबल कब किया है। आई मतलब यहां पे रहेगा डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस। इन 2 चीजों में हम लोग को कंपैरिजन करना है। इन 2 चीजों में जो अर्लियर रहेगा, अर्लियर मतलब जो पहली डेट रहेगी, बाकी कोई डेट को देखना नहीं है, बाकी कोई भी डेट को देखना नहीं है। ओके, बाकी कोई भी डेट को हम लोग को देखना नहीं है, सिर्फ हम लोग को देखना है डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस। राउंड दे डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस, हम लोग ये 2 ही चीज देखने, बाकी कोई देखना नहीं। अगर आप लोगों ने सिर्फ ऐसा कॉलम बनाया और टाइम ऑफ सप्लाई लिखा, इसमें गड़बड़ क्या होने वाला, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले। आपको सबसे पहले कंडीशन लिखना पड़ेगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, ऐसे टाइटल देने का, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखोगे? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द गुड्स, अर्लियर ऑफ फॉलोइंग। तो फॉलोइंग 2 चीजों में, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, उसके नीचे डेट ऑफ इनवॉइस विचर इज अर्लियर, या अर्लियर ऑफ फॉलोइंग लिखा तो विचर इज अर्लियर लिखने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग देखेंगे अभी इसका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। एक सीरियल नंबर का कॉलम आप लोगों को बनाना है एग्जाम में। ओके, एक सीरियल नंबर का आपका कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनेगा डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल, गुड्स आर मेड अवेलेबल, और डेट ऑफ इनवॉइस। ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कौन सा बोला, डेट ऑफ पेमेंट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपके कॉलम्स कैसे बनेंगे? एक कॉलम आपका बनेगा सीरियल नंबर का, एक कॉलम आपका बनेगा डेट ऑफ रिमूवल या गुड्स अवेलेबल का जो डेट रहेगा, टाइटल एज इट इज लिखना, एक डेट ऑफ इनवॉइस का जो आपको कॉलम में टाइटल दिया रहेगा वो एज इट इज लिखना, और लास्ट में बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई का एक कॉलम। ऐसे आपको कॉलम ड्रॉ करना। डन। अगर आपको सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई बोला, क्लियर, ये कॉलम आपको सिर्फ बनाने, और क्वेश्चन में जो डेट दिए ये वाले, ये जो क्वेश्चन में डेट दी है एज इट इज कॉलम ड्रॉ छापना है आपको आंसर में। आंसर में आपको एज इट इज छापना है। फिर ये 2 कॉलम में जो अर्लियर रहेगा, अर्लियर मतलब क्या, जो पहली डेट रहेगी आपको टाइम ऑफ सप्लाई में लिखना है। एग्जांपल यहाँ पे 17/4 और 20/4 मैं ऐसा लिखूंगा, 17/4 एंड 24, जो ईयर रहेगा ईयर लिखना है। ईयर क्या दिया है? 22, 2022, 2022। तो इन दोनों में अर्लियर क्या है? 17/4। तो आपका आंसर बन जाएगा 17/4/2022। खत्म हो गया। इतना ही सिर्फ करना है, ऐसे सारे कॉलम का आप लोग आंसर लिखना, अभी कुछ नहीं करना। समझा? अभी टाइम ऑफ सप्लाई बोला रहेगा तो इतना करके आपका आंसर खत्म हो जाएगा। बट कभी कभी क्या बोलते हैं, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न बोला जाएगा। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा? तो एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करने का ड्यू डेट का। अभी यहाँ पे 17/4 आया, 4th मतलब अप्रैल महीना आया, तो उसके अगले महीने की 20 तारीख लेने की, 20/5/2022। एग्जाम्पल कि यहाँ पे आंसर आपका आया 17/6 या 5/6 आया, समझो 5/6/2022। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आप आंसर निकालो जो आएगा वो देखने का। 5/6/2022 आया, 6 के आगे का महीना 7वां महीना रहेगा,
तो 20/7/2022 जो भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई है उसका अगले महीने की 20 तारीख लेने की, 20 तारीख कॉमन रहेगी, सिर्फ महीना चेंज कर, ऐसे करके आपको ड्यू डेट निकालना है। समझ में आया? तो ऐसे निकाला। अभी इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे 17/4 और 20/4 में अर्लियर क्या, 17/4, 15/5 और 14/5 में अर्लियर क्या, 14/5, ये कॉलम देखने का नहीं। 18/6 और 1/6 में अर्लियर क्या, 1/6, 7/7 और 14/7 में अर्लियर क्या, 7/7, 24/8 और 30/8 में अर्लियर क्या, 24/8, 21/9 और 17/9 में अर्लियर क्या, 17/9, 14/10 और 11/10 में अर्लियर क्या, 11/10, 2/12 और 28/11 में अर्लियर क्या, 28/11, 5/1 और 10/2 में अर्लियर क्या है, 5/1, 16/2 और 16/2 में अर्लियर क्या, आपको जो लेना है वो लिखो, 16/2, 10 मार्क्स का आंसर, 10 में से 10 मिलेगा। डन। सेम अगला क्वेश्चन, ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आके गया है। सेम डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दिया, उसको लेने का नहीं। पहले दो कॉलम में आपको कंपैरिजन करना है। 18/5 और 22/5 में अर्लियर 18/5, 17/6 और 16/5 में अर्लियर 16/5, 19/7 और 31/6 में अर्लियर 31/6, 7/8 और 15/7 में अर्लियर 15/7, 25/8 और 31/8 में अर्लियर 25/8, 22/9 और 20/9 में अर्लियर 20/9, 16/9 और 16/10 और 13/10 में अर्लियर 13/10, 2/11 और 29/11 में अर्लियर 2/11, 6/1 और 11/2 में अर्लियर 6/1, 18/2 और 18/2 में अर्लियर 18/2। देखो सेम पैटर्न रिपीट हुआ। आगे आपको डेट ऑफ रिमूवल दिया, अगेन डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस में कंपैरिजन करना है, पेमेंट लेने का नहीं। 15/4 और 18/4 में अर्लियर 15/4, 15/5 और 14/5 में अर्लियर 14/5, 1/10 और 16/10 में अर्लियर 1/10, 4/12 और 6/12 में अर्लियर 4/12, 5/2 और 10/2 में अर्लियर 5/2। खत्म हो गया आंसर। अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, 25/5 और 24/5 में, अगेन ये कॉलम लेने का नहीं, डेट ऑफ पेमेंट वाला, डेट ऑफ पेमेंट वाला कॉलम लेने का नहीं। 25/5 और 24/5 में अर्लियर 24/5, 5/7 और 18/7 में अर्लियर 5/7, 1/12 और 30/11 में अर्लियर 30/11, 4/1 और 8/2 में अर्लियर 4/1, 15/3 और 18/3 में अर्लियर 15/3। तो टाइम ऑफ सप्लाई में सिर्फ अर्लियर डेट आप लोगों को लिखना है, बाकी कुछ करना नहीं। अब अगला जो सवाल है, यहाँ पे सर्विस वाला केस है, और सर्विस वाला केस भी कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग सिर्फ कंडीशन समझना जरूरी है। सर्विस में नॉर्मल केस के ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नॉर्मल केस बोलता क्या, टाइम ऑफ सप्लाई तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, डन। इसमें दो कंडीशन पॉसिबल है। देखो सर्विस के केस में ना क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, कौन से डेट पॉसिबल हो सकता है। एक हो सकता है डेट ऑफ सर्विस, एक हो सकता है डेट ऑफ इनवॉइस, और तीसरा हो सकता है डेट ऑफ पेमेंट। एक सर्विस जिस दिन दिया वो डेट अवेलेबल हो सकती है, एक इनवॉइस जिस दिन बना वो डेट अवेलेबल हो सकती है, और एक हो सकता है जिस दिन हम लोगों ने पेमेंट किया। नंबर 1, इफ इनवॉइस इशूड विद इन टाइम लिमिट, अगर इनवॉइस टाइम लिमिट के अंदर इश्यू किया हुआ है, अभी टाइम लिमिट कितना बता दो थोड़ी देर, इनवॉइस अगर टाइम लिमिट के अंदर इश्यू किया हुआ है तो उस केस में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन डेट में जो अर्लियर रहेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सेकेंड, इफ इनवॉइस नॉट इशूड or issued after
टाइम लिमिट, एक तो इनवॉइस इश्यू ही नहीं किया, या इश्यू किया तो टाइम लिमिट के बाद में इश्यू किया, दो चीजें पॉसिबल है, एक तो इनवॉइस इश्यू नहीं किया और इश्यू किया तो टाइम लिमिट के बाद में। अभी इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ इनवॉइस अवेलेबल होगा ही नहीं हमारे पास, तो उस केस में डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट इन दोनों में जो अर्लियर रहेगा वो हम लोग को देखना है। इनवॉइस इश्यू नहीं किया रहेगा और इश्यू किया रहेगा तो टाइम लिमिट के बाद में इश्यू किया रहेगा। ओके, तो उस केस में डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर लेना है। क्लियर, पक्का। अभी टाइम लिमिट बोलता क्या है, टाइम लिमिट फॉर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी आपको इनवॉइस 30 डेज के अंदर इश्यू करना है, सर्विस देने के बाद में 30 दिन के अंदर इश्यू करना है। फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी आपको इनवॉइस 45 डेज के अंदर इश्यू करना है। कितने दिन के अंदर इश्यू करना है, 45 डेज के अंदर इश्यू करना है। गलत हो गया। ओके, 45 डेज के अंदर इश्यू करना है। क्लियर है इधर तक? अब आगे बढ़ते हैं, देख लो, अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अच्छे से देखना, इजी से हमें कुछ दम नहीं है। हमारे पास डेट ऑफ सर्विस भी है, डेट ऑफ इनवॉइस भी, डेट ऑफ पेमेंट है। सर्विस देने के बाद में 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू होना चाहिए। अभी सर्विस हम लोगों ने कब दिया है, 12/10 को, और इनवॉइस कब इश्यू किया है, 1/11 को। 30 दिन पूरा कब होने वाला है, अगले महीने के 11 तारीख को। 12/10 के बाद में 30 दिन पूरा कब होने वाला है, अगले महीने के 11 तारीख को। बट 1/11 को इनवॉइस इश्यू किया है, मतलब विद इन टाइम लिमिट है ना। अरे 30 दिन के अंदर होना चाहिए ना, 30 दिन पूरा कब होने वाला, अगले महीने के 11 तारीख को। बट उसने इनवॉइस कब इश्यू किया, 1 तारीख को ही, मतलब टाइम लिमिट के अंदर है। अगर टाइम लिमिट के अंदर रहेगा तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, तो 1/11 और 10/11 में अर्लियर क्या है, 1/11, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा 1/11। अगला 8/11 को तुम लोगों ने क्या किया, सर्विस दी है और इनवॉइस बनाया 5/12, तो 30 दिन पूरा कब होने वाला है, अगले महीने के 7 तारीख को, बराबर। अगले महीने के 7 नहीं, 6 तारीख, 31 का रहेगा, 6 तारीख को, 6 तारीख को 30 दिन पूरा होने वाला है ना, 31 रहेगा ना, सॉरी अब तो नवंबर है ना, बराबर 30 दिन का रहेगा, मैंने अक्टूबर समझा। तो अगले महीने के 7 तारीख को आपका 30 दिन पूरा होने वाला है, तो उस केस में 5/12 को इनवॉइस इश्यू किया है, मतलब टाइम लिमिट के अंदर है, तो उस केस में डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, 5/12 और 25/12 में अर्लियर क्या रहेगा, 5/12। 10/11 को आप लोगों ने सर्विस दिया, 20/12 को इनवॉइस इश्यू किया है, तो 30 दिन के बाद ही है, तो उस केस में डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट इन दोनों में अर्लियर, 10/11 और 22/12 में अर्लियर क्या है, 10/11, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा 10/11। भाई फटाफट में आंसर टिक करके जा रहा हूं, 17/11, 27/11 30 दिन के अंदर है, तो 30 दिन के अंदर रहेगा तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, तो 3/11 आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। 10/11 और 5/12 टाइम लिमिट के अंदर है, तो उस केस में 5/12 और 15/12 में अर्लियर क्या, 5/12, टाइम ऑफ सप्लाई आपका बन जाएगा 5/12। 15/11 और 18/12 30 दिन के अंदर नहीं है, तो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, 15/11 और 22/12 में अर्लियर क्या है, 15/11। 23/11 और 28/12 30 दिन के अंदर नहीं है, तो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, 23/11 और 20/11 में अर्लियर 20/11। 25/11 29/11 30 दिन के अंदर है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट 29/11 और 2/11 में अर्लियर क्या है, 2/11। 6/12 को इनवॉइस सर्विस दिया और 10/12 को इनवॉइस बनाया, मतलब 30 दिन के अंदर है, तो उस केस में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट 10/12 और 17/12 में अर्लियर क्या है, 10/12। 6/11 को तुम लोगों ने सर्विस दी है और इनवॉइस बनाया 15/12 को, मतलब 30 दिन के बाद है, तो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट में अर्लियर 9/11 और 4/12 में अर्लियर 9/11। ऐसे आपको आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, ये तुम लोग करो खुद। इसमें से एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, 16/7 और 29/7 19/7 30 दिन के अंदर इनवॉइस बना है, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट 19/7 और 24/7 में अर्लियर 19/7। 6/10 को तुम लोगों ने सर्विस दिया और इनवॉइस कब बना है, 17/11, मतलब 30 दिन के बाद है, 30 दिन के बाद है ना, तो उस केस में
डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर 6/10 और 18/11 में अर्लियर 6/10, 4/12 को सर्विस दिया और इनवॉइस बनाया 3/12, मतलब पहले से बनाया, मतलब एडवांस है। तो उस केस में 30/12 और 6/1 में अर्लियर क्या है, 3/12, 10/1 और 10/2 30 दिन के अंदर है क्या बाद में, बाद में है ना, 31 का होता है जनवरी, बाद में है ना। तो सर्विस और पेमेंट में अर्लियर 10/1 और 15/2 में अर्लियर क्या है 10/1, बराबर। 16/2 और 28/2 30 दिन के अंदर है, तो 28/2 18/2 में अर्लियर क्या है 18/2। ऐसे करके अपना यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, डन, क्लियर। अभी हम लोग का टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हो गया, अभी हम लोग एग्जेम्पशन टॉपिक करेंगे। एग्जेम्पशन टॉपिक अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को फाइंड आउट करना है टैक्सेबल क्या नॉन टैक्सेबल क्या। इसका आंसर हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 कि हम लोगों ने समझो एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाया और एक सिंगल अमाउंट का कॉलम बनाया, तो जो भी हम लोग को ट्रांजेक्शन दिया ट्रांजेक्शन हम लोग लिखेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दिया रिसीव्ड फीस फॉर एडवाइस इन रिलेशन टू द सेटिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूट, ऐसा हम लोग को ट्रांजेक्शन दिया है, वो ट्रांजेक्शन में यहाँ पे पर्टिकुलर में लिखूंगा। अगर वो टैक्सेबल रहेगा तो यहाँ पे उसका अमाउंट आएगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा तो अमाउंट लिखने की जरूरत है, डैश करो, नील लिखो, कुछ भी करो, बट अमाउंट लिखने का नहीं। जो टैक्सेबल है सिर्फ उसका अमाउंट लिखने का। दूसरा तरीका इसका आंसर निकालने का कि यहाँ पे दो कॉलम बनाने के, एक टैक्सेबल का कॉलम बनाने का और एक नॉन टैक्सेबल का कॉलम बनाने का। जो टैक्सेबल रहेगा उसको टैक्सेबल में लिखने का, जो नॉन टैक्सेबल रहेगा नॉन टैक्सेबल में लिखने का, लास्ट में क्या करने का टोटल करने का। पहला तरीका मैंने क्या बोला, एक सिंगल अमाउंट का कॉलम ड्रॉ करने का, जो टैक्सेबल रहेगा उसका अमाउंट लिखने का, जो नॉन टैक्सेबल उसका अमाउंट लिखने का नहीं और सिर्फ टोटल करने का। और दूसरा तरीका टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के दो कॉलम बनाओ, टैक्सेबल रहेगा तो टैक्सेबल के कॉलम में लिखने का, नॉन टैक्सेबल रहेगा तो नॉन टैक्सेबल के कॉलम में लिखने का। आपको जैसे सही लगे वैसे आप दो कॉलम बना के लिख सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे क्या टैक्सेबल है क्या नहीं टैक्सेबल। रिसीव फीस फॉर एडवाइस इन रिलेशन टू सेटिंग अप एन इंस्टीट्यूट, दिस इज टैक्सेबल, कमर्शियल एक्टिविटी हो गया। रिसीव फीस फॉर प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड, टैक्सेबल हो गया। रिसीव फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस इन सॉफ्टवेयर, अगेन कमर्शियल एक्टिविटी टैक्सेबल। प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज, फ्री आया तो ये नॉन टैक्सेबल में जाएगा। रिसीव फीस फॉर कंसल्टेंसी सर्विस इन नेटवर्किंग, टैक्सेबल। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर पार्ट टाइम जॉब, नॉन टैक्सेबल। रीजन ये नेगेटिव लिस्ट में कवर है। नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या कवर है, अगर कोई हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे उसका अमाउंट नॉन टैक्सेबल रहेगा। अगर कोई सिविल सर्विसेज में रहेगा उसका अगर कुछ अमाउंट रहेगा नॉन टैक्सेबल रहेगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स रहेंगे लाइक एमपीज या एमएलए से, अगर उनका कुछ सर्विस रहेगा वो नॉन टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद में डेथ होने के बाद में जो जो सर्विस मिली है, मॉर्चरी सर्विस, ब्यूरियल सर्विस, ये जो सर्विस है ये नॉन टैक्सेबल्स रहेंगे, बरोबर। एक्सटर्नल क्लेम जो रहेगा वो नॉन टैक्सेबल रहेगा। फिर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो सर्विस है जहाँ पे सैलरी मिलने वाला है वो नॉन टैक्सेबल रहेगा। परचेस ऑफ स्टेशनरी, हम लोगों ने कुछ रिसीव नहीं किया, खर्चा किया, तो खर्चे के लिए हम लोग टैक्स लगाएंगे नहीं, सामने वाला हमारे ऊपर लगाएगा, बट हमारी साइड से वो नॉन टैक्सेबल रहेगा। तो जो टैक्सेबल है उसका टोटल करने का, लाइक 2,50,000, 1,75,000, 1,25,000 एंड 1,50,000, इन सब का टोटल करने का। टोटल करके जो रहेगा आप लोगों का बन जाएगा टैक्सेबल सप्लाई। फिर उसके ऊपर हम लोग को चार्ज करना 9% CGST, 9% SGST। टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, 2,50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,25,000, 4,55,000, 6,50,000 टोटल आ रहा है। तो 6,50,000 के ऊपर बच्चे लोग 9% C, 9% S, तो CGST इज इक्वल टू 9%, तो 6,50,000 के ऊपर 9%, 6,50,000 के ऊपर 9%, 58,500। देन SGST अलग से चार्ज करने का, 6,50,000 के ऊपर 9%, 58,500, डन। अब आगे रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, नॉन टैक्सेबल। जैसे मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर को टैक्स नहीं लगेगा। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द ट्रेडमार्क, टैक्सेबल। कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन रिलेशन टू आर्ट, नॉन टैक्सेबल।
आर्ट रिलेटेड कुछ रहेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं। स्पीड पोस्ट सर्विस टैक्सेबल। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस नॉन टैक्सेबल, बट अगर कमर्शियल होता तो टैक्सेबल लगता। रिसीव फ्रॉम सप्लाई ऑफ द फार्म लेबर नॉन टैक्सेबल। कुरियर सर्विस टैक्सेबल। टोल रिसीव, टोल चार्जेस जो होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है। सोल्ड गुड्स टू नागेश ऑफ द नासिक टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू कमर्शियल कोचिंग सेंटर टैक्सेबल। कमर्शियल एक्टिविटी आया टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट, Mr. Vikas is a performing artist. Provide you with the following information relating to the December 2023. Amount received for performing Western dance taxable. Amount received for providing brand ambassador taxable. Service as a brand ambassador taxable. Fees received for coaching recreational activity relating to the culture. आर्ट कल्चर वाला रहेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर परफॉर्मिंग क्लासिकल डांसर यहाँ पे नॉन टैक्सेबल रहेगा। रीजन अमाउंट कितना है 1,41,000, अप टू 1,50,000 तक का अमाउंट रहेगा, 1.5 लाख तक का अमाउंट रहेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं। बट 1.5 लाख के ऊपर रहेगा तो आप क्लासिकल डांस भी परफॉर्म करोगे तो भी टैक्स लगने वाला है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर परफॉर्मिंग टेलीविजन सीरियल टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू द एक्टिविटी इन स्कल्पचर मेकिंग टैक्सेबल। पेड टेलीफोन बिल नॉन टैक्सेबल। Renting of the property for commercial use, commercial है taxable. Renting of the agriculture vacant land for rearing of horse, taxable. अभी rearing of other animals होता, ओके उसके ऊपर नॉन टैक्सेबल। घोड़ा आएगा तो जीएसटी आएगा, जिधर जगह घोड़ा वहां पे जीएसटी। Margin earned from the trading in derivatives non taxable. Salary received from employer non taxable. Implementation of service software taxable. Coaching to student for IM taxable. Transport by school to student taxable. Merchant banking service taxable. Sorry, transport by school to student non taxable. Merchant banking service taxable. Hotel room rent 900 per day non taxable. अप टू 1000 तक रहेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है। वेयर हाउसिंग चार्जेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन टैक्सेबल। समझे इधर तक? नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्विस दिया उसका देखते हैं। रिसीव फीस फॉर अकाउंटिंग वर्क फ्रॉम क्लाइंट टैक्सेबल। ऑडिट वर्क टैक्सेबल। रिसीव रेंट फ्रॉम द राजू रेंटिंग कमर्शियल शॉप टैक्सेबल, बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता तो नॉन टैक्सेबल। Salary earned for the working as a lecturer in RAS degree college non taxable। क्यों रे? क्योंकि वहां पे सैलरी आया, एम्प्लॉय रिलेशन आया। कोचिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स टैक्सेबल। परचेस स्टेशनरी फॉर ऑफिस नॉन टैक्सेबल। रिसीव्ड गिफ्ट नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीट, ओके सेल ऑफ व्हीट नॉन टैक्सेबल। Professional advice to his friend free of charge. Professional advice to his friend free of charge non taxable. Sold goods to Mr. Kumar of Thane taxable. होटल रूम रेंट 800 पर डे, कितने तक लिमिट है 1000 के ऊपर रहेगा तो टैक्स लगने वाला है, 1000 से कम रहेगा तो टैक्स लगने वाला नहीं है। कॉलेज फीस फॉर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉन टैक्सेबल। अगर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का फीस पे करे तो टैक्स लगने वाला नहीं, बट कोचिंग सेंटर का रहेगा तो टैक्स लगने वाला है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी डीलर का है। कलेक्टेड रेंट फ्रॉम शॉप टैक्सेबल। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर जगह दिया रहेगा तो टैक्स लगने वाला नहीं है। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम प्रीमाइसेस लेट आउट टू टेम्पल नॉन टैक्सेबल। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड यूज फॉर मोना सर्कस, सर्कस आया कमर्शियल एक्टिविटी टैक्सेबल। पेड स्टेशनरी एंड टेलीफोन बिल नॉन टैक्सेबल, बिकॉज हम लोगों ने पेड किया, रिसीव किया हुआ नहीं है। रेंट रिसीव्ड ऑन स्टोरिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करो, लोड करो, अनलोड करो, ग्रेडिंग करो, क्यूरिंग करो, कुछ भी करो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड जो भी रहेगा उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस नॉन टैक्सेबल। ओके, अब ये इजी वाला है, तुम लोग कर लेना। क्लियर? कुछ क्वेश्चन से और इसका स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकाल के लो।
ओके, अभी हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में एग्जांपल्स लेने से अच्छा पहले कंडीशंस डिस्कस कर लो, बेसिक कंडीशन जो है। क्लियर? अभी इसके अंदर टोटल अगर कंडीशन वाइज में जाता हो तो टोटल 32 कंडीशन है, 32 कंडीशन सिर्फ। और एग्जाम में क्या आएगा तुम लोगों को पता, बट अगर हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं, ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मिनट हम लोग देख लेते फटाफट। हाँ, चलो इधर से मैं डिस्कस कर लेता हूं प्लेस ऑफ सप्लाई। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस गिविंग रीजन एनी 4 आउट ऑफ 5। पंडित रविशंकर सितार माइस्ट्रो बेस्ड इन दिल्ली, दिल्ली का एक पर्सन है जो सितार बजाने का काम करते हैं। ट्रैवल टू मुंबई फॉर अ परफॉर्मेंस एट अ क्रॉस मैदान मुंबई। वो ट्रैवल कर रहे मुंबई टू, दिल्ली से मुंबई परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए आने वाले। ओके, क्या करने के लिए? परफॉर्मेंस। वो अपना बजाने का परफॉर्मेंस कहां पे देने वाले? तो प्लेस ऑफ सप्लाईज मुंबई। तो इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाईज मुंबई, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। जब जब परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस रहेगा तो उस केस में लोकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, लोकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, मेशर्स भारत बिजली लिमिटेड बेस्ड इन मुंबई इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से उन्होंने इंडिया में एक मशीन इंपोर्ट की, मतलब इंडिया में मशीन आई। तो लोकेशन कहाँ का है उसका मशीन का? विद इन इंडिया। तो मुंबई इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 11 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 11 क्या बोलता है? जब जब आप कोई गुड्स इंपोर्ट करोगे इंडिया में, तो इंडिया का जो लोकेशन है, रिसिपिएंट का जो लोकेशन है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 11 में ये चीज बोला गया है। ओके बच्चों, अगर आपको सेक्शन नहीं आया तो लिखने की कोशिश मत करो। वैसे भी आप लोगों से मतलब यूनिवर्सिटी उम्मीद भी नहीं रखेगी। ओके, मेशियस MTNL मुंबई महाराष्ट्र इंस्टॉल लैंडलाइन एट द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर देव चक्के इन नवी मुंबई महाराष्ट्र। अभी नवी मुंबई में वो इंस्टॉल हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? नवी मुंबई। क्यों बच्चे लोग नवी मुंबई? सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 बोलता है कि जब वायर्ड सर्विस इंस्टॉल होती है तो जहां पे इंस्टॉल होती है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। वायर्ड सर्विस, हमारे घर में वाईफाई का लाइन आया है, लैंडलाइन आया है, उसको बोलते वायर्ड सर्विस। क्लियर? वाईफाई वायरलेस सर्विस नहीं। हाँ, वायरलेस मतलब वो यहाँ पे हम लोगों को यूज वायरलेस होता है, बट जो सर्विस प्रोवाइड है वायर्ड सर्विस हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है ना, उसने वायर हमारे यहाँ पे इंस्टॉल किया है ना। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 में इसके बारे में बोला गया है। डन। नेक्स्ट, मिस्टर जतीन is a hairstylist registered in Udaipur, Rajasthan, travels to Singapore to provide his service to Messias Poor Hair, a residence in Singapore. सिंगापुर में जाके सर्विस देने का काम कर रहा है। कहाँ पे? सिंगापुर। तो यहाँ पे सेक्शन कौन जाएगा पहले? इस सेक्शन 13 में कवर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस है बच्चे लोग। दोनों में से कोई तो एक जन आउटसाइड इंडिया है, और परफॉर्मेंस कहाँ पे दे रहा है? परफॉर्मेंस कहाँ पे दे रहा हूं? तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो जहां पे वो परफॉर्मेंस दे रहा है सिंगापुर, सिंगापुर इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर विजय कुमार बेस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस टू हिज क्लाइंट सिकंदराबाद तेलंगाना। अभी दोनों तेलंगाना में ही है। ओके, सर्विस कहां पे दे रहा है वो? सिकंदराबाद में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? सिकंदराबाद, जहां पे वो सर्विस दे रहा है। इजी। नेक्स्ट, और प्लेस ऑफ सप्लाई की क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। मिस्टर अभय लोकेटेड इन पुणे प्रोवाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी विच इज रजिस्टर्ड इन मुंबई। एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है। द ट्रेनिंग वॉज कंडक्टेड एट मनाली हिमाचल प्रदेश। पुणे का पर्सन है,
मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे लोगों को हिमाचल प्रदेश में सर्विस दे रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? मुंबई। अगर आप लोग रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो जहां पे सर्विस दे रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस डन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो जहां पे सर्विस दे रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डन। Mr. Ashok of Nandurbar, Maharashtra sells 50 air conditioner to Mr. Chauhan of Rajkot, Gujarat for delivery at Chauhan's place of the business in Rajkot. डिलीवरी कहाँ पे हो रही है? राजकोट में, बरोबर। अरे नंदुरबार के लोग आदमी ने राजकोट में गुड्स बेचा है, डिलीवरी कहाँ पे हुई? राजकोट में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो जहां पे गुड्स डिलीवर हो गए लोकेशन ऑफ द बायर इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ डिलीवरी इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। मिस्टर अभिनव ऑफ मुंबई परचेस अ न्यू एलिवेटर फ्रॉम मेशियस ताइसेन ग्रुप गोवा टू बी इंस्टॉल इन फैक्ट्री इन ननी दमन या नानी दमन, दमन एंड दीव। इंस्टॉल कहां पे हो रही प्रॉपर्टी? दमन में, दीव दमन में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? नानी दमन, दैट इज दीव दमन। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से सेक्शन में इसके बारे में बोला है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में इसके बारे में बोला है। तो जहां पे गुड्स इंस्टॉल होगा, जहां पे गुड्स असेंबल्ड हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मिसेस कोचर ऑफ गुरुग्राम Haryana, registered person, imports electric iron from Thailand for her stores in Gurugram. आया कहाँ पे? गुरुग्राम में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? गुरुग्राम। सेक्शन 11 में इसके बारे में बोला इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस इंपोर्ट गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो जहां पे इंपोर्ट कर रहे हो विद इन इंडिया वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन मुंबई रिसीव रेंटल फॉर a property situated in Mumbai from Messias Education Skill Private Limited based in Kota, Rajasthan. प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है? तो मुंबई इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जब इमोबल प्रॉपर्टी को सर्विस मिले तो लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। डन बच्चे लोग? हो गया इधर तक? चलो, अभी यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वाला कंडीशन अपना खत्म हो गया। अभी दूसरे क्वेश्चन पेपर का हम लोग करते हैं। जो टॉपिक में कुछ दम नहीं, सिर्फ आपको सेक्शन आना चाहिए। टोटल 32 सेक्शन है इसके अंदर, बस ये 32 सेक्शन आपको आ गए ना एक बार, बस टॉपिक आ गया समझो। मिस्टर दीपक हैविंग रजिस्टर ऑफिस इन मेरठ, ऑफिस कहाँ पे? मेरठ में। इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम इनटू इंडिया फ्रॉम सिंगापुर, सिंगापुर से इंडिया में गुड्स मंगाए, तो गुड्स इंडिया में आए तो इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज मेरठ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कहाँ का? मेरठ का। अभी आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या बोला है? मेरठ और मुंबई, बराबर, क्लियर। तो आप क्या बोलोगे? मेरठ। एक्चुअली देखेंगे सेक्शन 11 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, टेक्स्ट बुक में क्लियर कट बोला है सेक्शन 11 आपके सिलेबस में नहीं, बट सेक्शन 11 का पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेशर सिद्धि विनायक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मुंबई प्लेस एन ऑर्डर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर विथ मेशियस ओटिस एलिवेटर। द एलिवेटर वाज इंस्टॉल एट द सोसाइटी बिल्डिंग इन मुंबई। मुंबई में इंस्टॉल हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? मुंबई। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, डी में बोला गया है। डन। तो गुड्स रिलेटेड जो सेक्शन 10 है ना, उसके अंदर 5 सबसेक्शन है। 10(1)(a जो बोलता है मूवमेंट ऑफ गुड्स,
10(1)(b) जो बोलता है मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, ऑर्डर देने वाला कोई और रहता है, लाइक इसने मुझे ऑर्डर दिया है, बोला कि गुड्स वहां पे पहुंचा, तो गुड्स मुझे थर्ड जगह पे पहुंचाना है, बट ऑर्डर देने वाला कौन है, ये, तो इसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज थर्ड पर्सन का। 10(1)(c) नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, हम लोग जाके डायरेक्ट शॉप से खरीदते हैं, तो शॉप वाले ने हम लोग को डायरेक्ट हैंड ओवर किया ना गुड्स, तो जहां पे गुड्स हैंड ओवर करेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 10(1)(d) ये बोलता है गुड्स इंस्टॉल और असेंबल्ड एट साइट, जहां पे गुड्स इंस्टॉल हो रहा है, असेंबल हो रहा है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बोला जाएगा। गुड्स इंस्टॉल असेंबल एट साइट 10(1)(d) और लास्ट में सेक्शन 10 यहाँ पे दिया 10(1)(e). 10(1)(e) क्या बोलता है, आप लोग कभी बस से ट्रैवल करते हो, ट्रेन से ट्रैवल करते हो, या एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करते हो, ओके, या क्रूज से ट्रैवल करते हो, वेसल से, तो मूवमेंट के दौरान आपको गुड्स मिलते रहेंगे, फूड मिलता है, कभी कोई सामान खरीदते हो, क्रूज में देखो बड़ी बड़ी क्रूज में मॉल जैसा बना हुआ रहता है, तो वहां से आप कुछ खरीदते हो, तो बेचने वाला ऐसा बोलता है कि नियर सिटी कौन सा देखता हो, फिर तुम्हारा बिल बनाता हो प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से, नहीं ना, तो उस केस में जहां पे वो गुड्स लोड किए उस पर्टिकुलर व्हीकल में, लाइक ट्रेन में वो मैगजीन बेचने वाला समझो आया है, मैगजीन के ऊपर जीएसटी लगता है, वो मैगजीन लेके जिस स्टेशन से चढ़ा रहेगा वो स्टेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो लोडिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, वो गुड्स बेचा कहां पे वो चेक किया नहीं जाएगा, उस पर्टिकुलर व्हीकल में जहां पे गुड्स लोड हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डन। देन सेक्शन 11 बच्चे लोग रहता है, सेक्शन 11 के अंदर दो पॉइंट है, एक एक्सपोर्ट वाला एक इंपोर्ट वाला, तो एक्सपोर्ट मतलब जब आप बाहर बेच रहे हो, तो आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई, तो जीएसटी चार्ज होने का सवाल ही नहीं। इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ द रिसीवेंट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी गुड्स वाले दो सेक्शन 10 और 11 खत्म हो गए, सर्विस के अंदर अपने आप में दिखने के लिए दो सेक्शन है 12 और 13, बट इसे 12 और 13 के अंदर 12 के अंदर 13 सब सेक्शन है और 13 के अंदर 12 सब सेक्शन है, तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, सेक्शन 12 सब सेक्शन 4, ऐसे करके सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 तक है, और सेक्शन 13 के अंदर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 तक है, तो अपने आप में यहाँ पे पहाड़ बना हुआ है, तो थर्ड ईयर के हिसाब से इतना डिटेल मत जाओ, अगर मुझे लिखवा के देना रहेगा तो मैं लिखवा के दूं, आपको चाहिए लिख के, इतना चाहिए रहेगा तो मैं ओरली फटाफट बताता हूँ, फटाफट लिख सकते हो। चलो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 जनरल प्रोविजन, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन क्या बोलता है, जनरल प्रोविजन मतलब किधर कुछ सेक्शन नहीं लगा तो ये सेक्शन लगा दो, दैट इज जनरल प्रोविजन। तो जनरल प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप लोग रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन बोले तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे तो वहां पे दो कंडीशन आएंगे। नंबर 1, लाइक मैं साहिल को सर्विस दे रहा, साहिल अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर मेरे पास साहिल का एड्रेस अवेलेबल रहेगा तो एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मेरे पास साहिल का एड्रेस अवेलेबल नहीं तो मेरा लोकेशन मतलब सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दोगे, हाँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दोगे तो उस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन का अगर मेरे पास एड्रेस रहेगा तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब वो एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं रहेगा तो सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट बच्चे लोग सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 बोलता है सर्विस टू इमोबल प्रॉपर्टी। अगर हम लोग कोई इमोबल प्रॉपर्टी को सर्विस दे रहे या सर्विस बाय इमोबल प्रॉपर्टी, अगर इमोबल प्रॉपर्टी मुझे सर्विस दे रहे हैं तो वो पर्टिकुलर इमोबल प्रॉपर्टी जहां पे लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर, ये बेसिक चीज बता, इसके अंदर अगर जाएंगे तो बहुत डिटेल है, बट बेसिक चीज क्या समझ के लो, जहां पे वो इमोबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और पढ़ते, समझो हम लोग, मैं सर्विस देने वाला इंडियन हूं और सर्विस लेने वाला भी इंडियन है, बट प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। सर्विस देने वाला इंडियन है, लाइक मैं एजेंट हूं, मेरी एक प्रॉपर्टी है जो आउटसाइड इंडिया में, बट मैं इंडियन पर्सन हूं, और सर्विस लेने वाला भी इंडियन है, मतलब दोनों इंडियन है, बट प्रॉपर्टी मेरी आउटसाइड इंडिया है,
और उस आउटसाइड इंडिया के प्रॉपर्टी में मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो उस केस में जो पर्सन वो सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जब प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड रहेगा तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। तो क्या क्या हो सकती है? फिटनेस सर्विस, ग्रूमिंग सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, कैटरिंग सर्विस, जो भी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है। तो जहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, जहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जिस लोकेशन में परफॉर्मेंस हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस। ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस, कोई ट्रेनर है वो ट्रेनिंग सर्विस दे रहा है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता रहेगा तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो जहां पे सर्विस दे रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 एडमिशन टू इवेंट। कोई इवेंट है कोई इवेंट है, वहां पे हम लोग टिकट निकाल के जा रहे, तो इवेंट जहां पे हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 स्पॉन्सरशिप सर्विस, मतलब इवेंट को स्पॉन्सरशिप सर्विस, तो जहां पे इवेंट हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर, ओके। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देते रहोगे तो आप लोगों ने जो पार्सल कुरियर में डाला है वो पार्सल जहां पे हैंड ओवर किया रहेगा ना कुरियर के लिए, वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मुझे समझो एक पार्सल XYZ प्लेस पे पहुंचाना है, उसका सर्विस मेरे सिटी से नहीं है, तो दूसरे सिटी से वो सर्विस चालू हो रही है, तो दूसरे सिटी में जहां पे मैंने वो पार्सल हैंड ओवर किया ना, वो पर्टिकुलर लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहां से मेरी सर्विस चालू हो रही है। डन। सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो उस केस में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंटिन्यूस जर्नी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। उस रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन का जर्नी जहां से चालू हुआ रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डन। सेक्शन 12 सबसेक्शन 10 9 हुआ ना अभी। सेक्शन 12 सबसेक्शन 10 सर्विस ऑन बोर्ड कन्वेंस। चालू व्हीकल में, बस में, ट्रेन में या वेसल में या एयरक्राफ्ट में आपको सर्विस मिल रहा है, गुड्स नहीं बेच रहे, सर्विस। लाइक ये वैभवी, समझो वैभवी को इधर से जयपुर शादी के लिए जाना है उसके फ्रेंड के, तो सवेरे 6 की फ्लाइट है, तो ऑब्वियसली उसको 2 घंटा पहले चेकिंग करने के लिए पहुंचना है, तो इसके घर से एयरपोर्ट जाने के लिए समझो 2 घंटा लगता रहेगा। तो इसको घर से निकलना कितने बजे चाहिए? 2 बजे। 6 बजे का फ्लाइट है ना, 4 बजे चेक इन करना है, तो 2 घंटा पहले मतलब 2 बजे निकलना चाहिए। बट ये उठी ही 3 बजे, मतलब बट ऑब्वियसली बिना नहाए धोए निकली रहेगी, तो बिना नहाए धोए निकल गई, एयरपोर्ट में फटाफट चेकिंग किया। उसका जो फ्लाइट था वो मुंबई से चढ़ने वाली थी, उसकी फ्लाइट गोवा से पहले मुंबई आएगी, फिर मुंबई से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से जयपुर जाने वाली थी। फिर चढ़ी कहां से? मुंबई से अहमदाबाद फ्लाइट गई, अहमदाबाद से जयपुर जाने वाली थी। इसको याद आ रहा है मेरे तो शादी में जाना है, मेरा हुलिया बहुत खराब है, बेल बजा टिंग टोंग, उधर से एक एरोस्टेस आई, बोली तेरे जैसा से मुझे बना दी। ओके, लोगों का देखने का तो एटलीस्ट मन होना चाहिए, तो एरोस्टेस बोली ठीक है बनाती हूँ। उसने पूरा हुलिया वगैरह चेंज करके बोला अभी 5,000 रुपए इसका चार्जेस हुआ। वही बोली ठीक है 5,000 ले लो।
अभी वो एरोस्पेस सर्विस दे रही तो उसका चार्जेस भी लेगी, तो जीएसटी लगने वाला है। जो जीएसटी लगेगा उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? वो हवा, अहमदाबाद, या जहां पे पहुंचने वाली जयपुर, या चढ़ी मुंबई से तो मुंबई, गोवा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड कन्वेंस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। वो पर्टिकुलर फ्लाइट आई कहां से थी? ऐसे इसके जैसे नमूने तो गोवा से भी मिल सकते हैं, बराबर ना? तो गोवा से उनको पूरा अपना सेटअप रेडी करके रखना पड़ेगा। तो इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड कन्वेंस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। डन? मुझे कंसेप्ट समझा ना? एग्जाम्पल बताने का यही पर्पज है कि कंसेप्ट अच्छे से समझे। सेक्शन 10 सबसेक्शन, सॉरी 12 सबसेक्शन 11, टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट सर्विस। उसमें दो चीजें पॉसिबल है, एक वायर्ड सर्विस और दूसरी वायरलेस। वायर्ड सर्विस में जहां पे वो पर्टिकुलर वायर्ड सर्विस इंस्टॉल हुई है, लाइक अपने घर पे वाईफाई जहां पे इंस्टॉल हुआ है तो वाईफाई का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। वायरलेस में क्या होगा कि वायरलेस में दो तरीके की सर्विस मिलती है, एक प्रीपेड और पोस्टपेड। तो पोस्टपेड में जो बिलिंग एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, और प्रीपेड में क्या होता है जहां से आप लोगों ने रिचार्ज करवा के लिया रहेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई। दुकान से क्या रहेगा? दुकान। ऑनलाइन करते रहोगे तो जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने रिचार्ज करवाया है उसने जो लोकेशन ट्रेस किया होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 12, सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 क्या होता है? बैंकिंग सर्विस। अगर बैंक हम लोग को सर्विस दे रहा है तो बैंक के पास अपना हमारा एड्रेस अवेलेबल रहेगा तो हमारा एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई। बट बैंक के पास अगर मेरा एड्रेस अवेलेबल नहीं है, बैंक के पास अगर मेरा एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो बैंक का एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई, जो बैंक मुझे सर्विस दे रही, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 सबसेक्शन 13, इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस कंपनी का इसमें जो मेरा एड्रेस अवेलेबल है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रही थी, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। खत्म हो गया। सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 छोड़ दो। ओके, चलिए तो दो क्वेश्चंस बाकी खत्म कर लेते हैं। मेशर्स दीपशिका इंटरप्राइज बेस्ड इन दिल्ली सप्लाई वीडियोकॉम डीटीएच कनेक्शन। डीटीएच कनेक्शन है मतलब वो घर पे आके इंस्टॉल होने वाला है। बेस्ड इन चेन्नई टू मिस्टर सागर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। जहां पे सर्विस कहां पे मिल रहा है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 11, डीटीएच सर्विस। मेशर्स अरिजीत of Nanded, Maharashtra sells 20 washing machine to Measures अभिजीत, कोटा, राजस्थान। डिलीवरी कोटा में हुए तो कोटा प्लेस ऑफ सप्लाई। खत्म हो गया। ओ प्लेस ऑफ सप्लाई का और समाया। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला माइस्ट्रो दिल्ली में आके परफॉर्मेंस देने का काम कर रहे हैं, तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है। बीएसएनएल लिमिटेड बेस्ड इन दिल्ली सप्लाई लैंडलाइन टू Measures पिकअप इन ऑफिस मथुरा। मथुरा में सर्विस मिल रहा है तो मथुरा प्लेस ऑफ सप्लाई। एके इंटरप्राइजेस पुणे सेल 60 टेलीविजन टू सांगली, महाराष्ट्र। तो सांगली प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे डिलीवरी हो रहा है। सेक्शन 10 सेक्शन 1 क्लॉज ए। मिस्टर हेडकॉम हेयर स्टाइलिस्ट सर्विस दे रहा है दुबई में, तो दुबई प्लेस ऑफ सप्लाई। पप्पू शर्मा पंजाब बेस्ड रजिस्टर्ड कॉमेडियन होस्टेड अ कॉमेडी शो मुस्कात, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जहां पे परफॉर्मेंस दे रहे प्लेस ऑफ सप्लाई मुस्कात। क्या मुस्कात प्रॉपर्टी क्या वो? चलो यहाँ पे determine the place of supply in the following case with reason. Mr. Shriram is a registered person technician of the Bangalore who gives the service repairing of machinery in Delhi. कहाँ पे रिपेयरिंग का सर्विस दे रहा है? दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई। नितिन अ रजिस्टर्ड पर्सन
और पुणे सेंड्स अ गुड्स टू वन ऑफ हिज कस्टमर नासिक, डिलीवर कहाँ पे किया? नासिक प्लेस ऑफ सप्लाई। बंटी, अरे सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर बेच रहा है किसको? कस्टमर को, नासिक के कस्टमर को। तो जहां पे डिलीवरी होगा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा ना। नॉनसेंस। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, मूवमेंट ऑफ गुड्स। मिस्टर बंटी रेसिडेंट ऑफ कामोथे टेक्स पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन फ्रॉम कंपनी बेस्ड इन दिल्ली। उसका एड्रेस कहाँ का है? कामोटे। पोस्टपेड में क्या देखा था? रेसिडेंट, मतलब जो सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। A Limited, a registered company of Delhi, has made a contact with Infosys Limited of Chennai for giving training to their employees in Mysore. किसको कौन सर्विस दे रहा है? A Limited दिल्ली has made a contact with Infosys Limited of Chennai. Infosys वाला A को सर्विस देने वाला है। और कहाँ पे सर्विस देने वाला है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? दिल्ली बच्चे लोग। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एड जैसा कुछ भी आंसर मत दो। मिस्टर कुमार अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई नॉट हैविंग बैंक अकाउंट, उसका बैंक अकाउंट नहीं है। इन सूरत टेक अ डिमांड ड्राफ्ट, वो सूरत में एक जगह पे जाके डिमांड ड्राफ्ट बनाने का काम कर रहा है फ्रॉम बैंक ऑफ सूरत। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? मुंबई का पर्सन है, सूरत से सर्विस ले रहा है, सूरत, क्योंकि उसका एड्रेस अवेलेबल। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों, 10 में से 10 आना चाहिए। मिस्टर प्रदीप ऑफ सांगली विजिट अ होटल लोकेटेड इन पुणे, और पुणे में 15 दिन रुका है वो। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? पुणे। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, मिस्टर महेंद्र ऑफ पंडरपुर परचेस अ टिकट फॉर वॉचिंग अ मूवी इन दिल्ली। पंडरपुर का आदमी दिल्ली जाके मूवी देख रहा है, दिल्ली। कैटरर प्रोवाइड सर्विस ऑन बोर्ड इन ट्रेन ड्यूरिंग मुंबई सूरत दिल्ली। मुंबई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मुंबई। कल्पेश ऑफ पुणे परचेस अ वॉच फ्रॉम शॉप इन हिम्मतनगर गुजरात, हिम्मतनगर गुजरात। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला केस। Mr. Amol residing in Delhi travel from Mumbai to Kolkata and gets a travel insurance done in Kolkata. Place of supply दिल्ली का पर्सन है, मुंबई टू कोलकाता ट्रैवल कर रहा है और इंश्योरेंस कोलकाता से करवाया। दिल्ली इंश्योरेंस के केस में पर्सन का लोकेशन, पर्सन का एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई रहता है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 बच्चे लोग कंडीशंस की तरफ। क्या सेक्शन 12 सेक्शन 13 इंश्योरेंस वाला नहीं बोला था मैंने? ऐसे एड़े जैसे बैठने का काम मत करो ना, इज्जत से लिखने का भी काम करो। करें स्टार्ट। ये लास्ट क्वेश्चन पेपर जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई है। मिस्टर अरबाज is an engineer of Delhi who gives the service for the construction plant in Mexico. Place of supply क्या रहेगा? मैक्सिको। ओके यस, जहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। एक्चुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस है। मिस्टर श्रीमंत, a registered person of Jharkhand, sent goods through courier to one of his friend in धाराशिव। झारखंड से गुड्स भेज रहा धाराशिव में। हाँ, धाराशिव गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर रिलेटेड सर्विस का थोड़ी बोला, गुड्स रिलेटेड लगेगा ना यहाँ पे। अगर कुरियर के एंगल से देखोगे झारखंड है, बरोबर, बट अगर आप गुड्स के एंगल से देखोगे तो गुड्स डिलीवर कहाँ पे हो रहे हैं? धाराशिव प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर काशना रेसिडेंट ऑफ द कांदिवली टेक अ लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन फ्रॉम कंपनी बेस्ड इन दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? कांदिवली, जहां पे इंस्टॉल हुआ है वो सेटअप। T is a company of Pune has a contracted with the training institute in Mumbai to train their employee. The training was given to employee in Bangalore. बैंगलोर के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया है। पुणे रजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे तो पुणे है। मिसेस साधना ऑफ जयपुर या मिस साधना ऑफ जयपुर नॉट हैविंग बैंक अकाउंट, हो गया ऐसा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे। चलो शायद अपना बहुत अच्छा हो गया है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैंने यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन और
टाइम ऑफ सप्लाई कवर किया है। ऑलरेडी यूट्यूब पे लेक्चर अपलोडेड है जहाँ पे मैंने बाकी के टॉपिक्स कवर किए, वो एक बार देख लो, मतलब बार बार मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पेपर लिखना।